पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग और स्टॉर्म टीम के बीच फाइट हो रही होती है और वो उनके सारे मेंबरों को आराम से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपने डार्क एट्रीब्यूट टैलेंट का यूज करते हुए बॉस के पास छिपकर चला जाता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। तो वहाँ पर वो बची हुई लड़की आती है और फैंग से कहने लगती है, मैं तुम्हें मुझे छोड़ने के बदले में कुछ देना चाहती हूँ, और वो सारा का सारा स्टॉर्म टीम का खजाना फैंग को दे देती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग ली फैमिली के लोगों को उठा रहा होता है और उनसे कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे अभी बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा। और इधर हम देखते हैं कि बाई खड़े होते ही गुस्से से क्वीन लिन को पीटने लगता है और कहने लगता है, सच में आज तेरी वजह से हम बस मरने ही वाले थे, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे लगातार लाते मार रहा होता है। तो फैंग उससे कहने लगता है, बस बहुत हुआ, अगर तुम ऐसे ही लाते मारते रहे तो ये थोड़ी देर में ही मर जाएगा। फिर फैंग और लिन फैमिली के लोग उस कासल के अंदर आने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया होता है और वहाँ पर सभी लोग मरे हुए होते हैं, जिसे देखकर पैट्रिक कहने लगता है, क्या ब्रोदर फैंग ये सब तुमने किया है? तो फैंग भोला बनते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। यहाँ से एक ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट गुजर रहा था, वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने ही मेरी मदद की इन सबको खत्म करने में। तो बॉस की बॉडी देखते हुए पैट्रिक कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि स्टॉर्म टीम पूरी तरह से खत्म हो गई है और अब तो इसका सीनियर भी मारा जा चुका है, इसीलिए अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, जिसने भी इस स्टॉर्म टीम को खत्म किया है उसने हमारी फैमिली के फेस को बचाया है, इसीलिए यही मेरे लिए काफी है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक उस कासल की एक विंडो को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है और जमीन पर उतरते हुए कहने लगता है, अब इस धोखेबाज की बारी है। और वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि लिन क्वीन के बारे में ही बात कर रहा होता है और उसके पास आते हुए उसे जमीन से उठाने लगता है और कहने लगता है, अब मुझे इसकी और ज्यादा नॉनसेंस बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है। और फिर लिन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग और बाई दोनों आ रहे होते हैं और बाई उससे कह रहा होता है, ब्रोदर हमें वैसे तो 50,000 पॉइंट मिशन को कंप्लीट करने के मिल गए, लेकिन लिन फैमिली ने जो स्पेशल रिवार्ड का प्रॉमिस किया था क्या वो निभाएंगे? कहीं वो अपनी कही हुई बात से बदल तो नहीं जाएंगे? तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, क्योंकि लिन फैमिली ने स्टॉर्म टीम को खत्म नहीं किया है तो वो उस बात को दबाने के लिए हमारा मुंह बंद करना चाहेंगे और वो रिवार्ड ही हमारे मुंह बंद करने की कीमत होगी। फिर भाई फैंग से कहने लगता है, मुझे सच सच बताना ब्रोदर फैंग, तुम ही ने उन स्टॉर्म टीम के सारे मेंबरों को खत्म किया था ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? तो ये कहते हुए फैंग कहने लगता है, तुम चुप रहो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पुअर हूँ कि मैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए पैसे भी नहीं दे सकता। तो ये सुनकर भाई बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, ब्रोदर तुम सच में बहुत ही ज्यादा फनी हो। और फिर वो ऐसे ही बातें करते हुए घर की ओर निकलने लगते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें फैंग की डोरमेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग अपने बिस्तर पर बैठकर उस स्टोन को देख रहा होता है जो उस लड़की ने फैंग को दिया था। और फिर हमें उस स्टोन के बारे में बताया जाता है, वो स्टोन युआन एनर्जी स्टोन होता है जो कि एक रेयर ओर होता है। जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये युआन एनर्जी स्टोन अपने अंदर युआन एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं, लो, मिड और हाई ग्रेड के। लो युआन एनर्जी स्टोन 20 to 40% प्योर होते हैं और मिड युआन एनर्जी स्टोन 40 to 60%। ऐसे ही हाई युआन एनर्जी स्टोन 60 और उससे ऊपर के स्टोन होते हैं। और जो स्टोन फैंग के पास है वो 70% या उससे भी ऊपर का क्वालिटी रखने वाला एक युआन एनर्जी स्टोन है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो उस स्टोन को देखते हुए फैंग कहने लगता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा कीमती स्टोन है, इसके लिए तो स्टार साइन बेस के एक्सपर्ट भी लड़ाई कर सकते हैं। तो ये बात तो सीधी सी है कि इसे स्टॉर्म टीम ने क्यों चोरी किया होगा। फिर हमें स्टार साइन मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग जा रहा होता है और वो कहने लगता है, स्टॉर्म टीम को हराने के बाद अब मेरे पास 100 मिलियन युआन है और अगर मैं लिन फैमिली के दिए हुए पैसे और पास्ट में कमाए हुए पैसों को भी इनमें जोड़ दूं तो मेरे पास अभी 170 मिलियन के करीब पैसे हैं और मेरे स्कूल पॉइंट भी अब बढ़कर बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं, जिनकी मदद से मैं आराम से बहुत समय तक कल्टीवेशन कर सकता हूँ। इसीलिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई घर खरीद सकता हूँ कि नहीं। और फिर वो वहीं स्टार साइन मार्केट में एक सेल्स पर्सन के पास आकर खड़ा हो जाता है तो वो लेडी फैंग से कहने लगती है, वेलकम, और अपने मन में सोचने लगती है, स्टार साइन अकेडमी का स्टूडेंट, क्या ये किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है? और फिर वो फैंग से कहने लगती है, वेलकम, मैं यहाँ की सेल्समैन यूई हूँ,
मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो ये सुनकर फैंग अपने मन में सोचने लगता है, सच में इसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, क्योंकि मैंने ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है और इस यूनिफॉर्म की वजह से सभी को ऐसा लगता है कि मैं किसी अमीर घर से हूँ। फिर फैंग उस लेडी से पूछने लगता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर एक मैंसन की कॉस्ट कितनी होगी। तो लेडी बताने लगती है, यहाँ पे नॉर्मल मैंसन की कीमत 500 से 600 मिलियन के बीच होती है, और अगर तुम्हें मार्शल आर्ट एरेना के साथ और बहुत सारी सुविधाओं के साथ मैंसन चाहिए तो वो तकरीबन 1000 मिलियंस के करीब मिलेगा। लेकिन मैं माफी चाहती हूँ कि अभी हमारे पास कोई भी मैंसन बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है। और ये कहते हुए वो लेडी फैंग को एक क्यूट स्माइल देने लगती है, जिसे देखकर फैंग अपने मन में सोचने लगता है, सच में यहाँ पर मैंसन की कीमत तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ की पैट्रिच भी यहाँ पर आराम से मैंसन खरीद कर अपने लव वंस को रहने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वो इतने महंगे मैंसन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सच में मैं भी यहाँ पर कोई भी मैंसन को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे भी आउटर वॉल की तरह ही प्राइस बहुत ही ज्यादा है। नहीं, मुझे रिलैक्स रहना चाहिए, नहीं तो इसे लगेगा कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। और फिर ये सोचते हुए फैंग उस लेडी से कहने लगता है, ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकती है? अगर यहाँ पर कोई भी इस तरह का मैंसन जो सारी सुविधाओं के साथ हो वो बिकने के लिए आए तो क्या आप मुझे नोटिफिकेशन दे सकती हैं? तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगती है, ठीक है सर, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और फिर वो फैंग को देखकर सोचने लगती है, क्या ये सच में इतना ज्यादा अमीर है? सच में मुझे ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और फिर फैंग वहां से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैं अभी इस वक्त यहाँ पे घर नहीं खरीद सकता, इसीलिए मैं इस वक्त तो ऑर्फनेज को यहाँ पर मूव नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मुझे पहले यहाँ 100,000 डीन को ट्रांसफर कर देने चाहिए। और फिर फैंग वहां सड़क पे घूम रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर इनर सिटी में आए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर कभी घूमा नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मुझे कोई अगर एक्सपर्ट मिल जाए तो मैं उसे प्रोजेक्ट कर लूँ। तो ये सुनकर मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि गलियों में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट तो है, लेकिन उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे कचरे लोग भी होंगे, इसीलिए तुम्हें रैंक 3 के बेस या फिर किसी मार्शल आर्टिस्ट गिल्ड को देखना चाहिए और वहाँ पर अपने लक को चेक करना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें कुछ अच्छे मार्शल आर्टिस्ट मिल सकते हैं। तो मिस मिरर की बात सुनकर फैंग कहने लगता है, मैं सच में ऐसे ही किसी हाई रैंक बेस पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर कहीं बहुत अच्छे एल्केमिस्ट या फिर ब्लैक स्मिथ हो, ताकि मैं उन्हें प्रोजेक्ट करके उनसे उनकी एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट स्किल को ले पाऊं। तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, तुम बहुत ही ज्यादा लालची होते जा रहे हो, तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि उनके साथ फाइट कर पाओ, और एनिमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए तुम्हें अपने आप को लॉक ही रखना होगा, नहीं तो अगर हमारा सीक्रेट किसी को पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कहीं और एक कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पोर्टल के अंदर से कुछ लोग आ रहे होते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है, डैम इट, सच में हम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चला कि स्टॉर्म टीम को पूरी तरह से खत्म करने वाला कौन था। और उन दोनों लोगों ने मास्क पहने हुए होते हैं। तो उनमें दूसरा उससे कहने लगता है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि एक न एक दिन इसी स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ ये होने ही वाला है, इसीलिए हमने इसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पंच के अंदर बहुत सारी क्यूआई एनर्जी को गैदर करते हुए एक बड़ी दीवार को खतरनाक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दीवार भरभरा कर गिर जाती है और उस दीवार के अंदर से एक बॉक्स सा निकलता है, जिसके अंदर एक कार्ड लगा हुआ होता है। तो उस कार्ड को निकाल कर वो अपनी वॉच के अंदर लगाने लगता है, जिसकी वजह से वो देख पाता है कि फैंग स्टॉर्म टीम के मेंबर के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तो ये देखकर वो बड़ा वाला लड़का कहने लगता है, डैम इट, ये बास्टर्ड दोबारा से। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग फैंग को पहले से ही जानते हैं। और फिर वो बंदा आगे कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी क्वालिटी थर्ड रेट बेस की जितनी है। ये सुनकर उसका साथी कहने लगता है, ये तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले इसे ऑब्जर्व करो, क्योंकि इसे अभी सीधे कांटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी इसके पास कितनी ज्यादा पावर है, इसीलिए हमें पहले ये पता लगाना होगा कि इसकी पावर आखिरकार क्या क्या है। फिर हमें स्टार साइन बेस मार्शल आर्टिस्ट का गिल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग आया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, तो ये है मार्शल आर्टिस्ट का गिल्ड। और इस गिल्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जिसे मैं प्रोजेक्ट कर पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि फैंग उस गिल्ड की बिल्डिंग के अंदर आकर इधर उधर कुछ एक्सपर्ट्स को ढूंढने लगता है, जिसे देखकर वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी कहने लगता है,
एकेडमी के पास तो वैसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज है, फिर ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये बात सुनकर दूसरा कहने लगता है क्या यहाँ पर ये फ्लैक्स करने के लिए आया हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग एक लड़के को अपने मिरर में प्रोजेक्ट करते हुए उसकी डिटेल्स को चेक करने लगता है। तो उस लड़के के पास बहुत ही कम टेक्निक्स होते हैं, जिन्हें देखकर फैंग कहने लगता है मुझे इसे देखकर तो इतना ज्यादा आलस आ रहा है कि मैं तो इसकी ड्रॉप्स को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये इतना ज्यादा कमजोर है कि इसके पास ड्रॉप्स होंगी ही नहीं। लेकिन तभी फैंग को कुछ एहसास होता है, तो वो जल्दी से चौंकते हुए उस ओर देखने लगता है और वो देखता है कि एक बहुत ही तगड़ा आदमी उधर आ रहा होता है, जिसे देखकर वहां पे खड़े हुए लोग कहने लगते हैं देखो ये तो ली कुआन है, मैंने सुना है कि इसने एक बार एक रैंक 6 के वुल्फ किंग को खत्म कर दिया था। और उसकी ऐसी बात सुनकर वहां पर आसपास के सभी लोग कहने लगते हैं सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। तो फैंग भी उसे जल्दी से अपने मिरर के अंदर प्रोजेक्ट करके उसकी डिटेल्स को चेक करने लगता है और फिर कहने लगता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल आदमी भी होगा, सच में आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। तो ये सुनकर मिस मिरर भी कहने लगते हैं सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके पास 2 एट्रीब्यूट है जो कि फायर एट्रीब्यूट और स्वार्ड टैलेंट है। अगर तुमने इसके साथ फाइट की और इससे ये दोनों चीजें ले ली तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और इसके एट्रीब्यूट टैलेंट्स को देखकर इसमें कोई शक नहीं है कि ये आराम से रैंक 6 के फेरेक्वेस बीस्ट को मार सकता है। वैसे तो रैंक 6 का फेरेक्वेस बीस्ट सिर्फ हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट के जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट इसके साथ फाइट करते हुए बड़े आराम से हार जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए सिर्फ ली कुआन जैसे लोग जो कि 2-2 टैलेंट्स रखते हैं वो ही इसे मार सकते हैं। और ये तो सीधी सी बात है फैंग यून, तुम भी ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास भी बहुत से एट्रीब्यूट टैलेंट है। तो फैंग अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है सच में मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया हूँ कि मैं आराम से रैंक 6 के फ्रेक्वेस बीस्ट को हरा पाऊँ। और इधर हम ली कुआन को देखते हैं जो कि इस बात को महसूस कर लेता है कि कोई उसकी ओर देख रहा है। तो वो कहने लगता है अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी मुझे देख रहा था, क्या वो एक हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर हम देख सकते हैं कि ली कुआन के चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं और वो कहने लगता है नहीं नहीं ये कोई हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक पीक रैंक मार्शल आर्टिस्ट है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग ली कुआन के साथ अपने मिरर स्पेस के अंदर फाइट कर रहा होता है और उसे वो पहली बार हरा देता है, जिसकी वजह से उसे उसकी पहली ड्रॉप लो ग्रेड एक्सीलेंट स्टार स्वार्ड मिल जाती है। तो उस स्वार्ड को देखते हुए फैंग कहने लगता है मैं पहले ही अपनी स्वार्ड को बदलना चाहता था, लेकिन किस्मत से मुझे यहीं पर एक बहुत ही अच्छी स्वार्ड मिल गई है, इसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा पैसे बचा सकता हूँ। तो उस स्वार्ड को देखते हुए मिस मिरर बताने लगती है इस स्वार्ड को एनर्जी मिनरल्स और स्टार क्रिस्टल के मिश्रण से फोर्ज किया हुआ है, इसीलिए इसकी वैल्यू कम से कम 1 मिलियन तो होगी। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है ठीक है अभी मुझे लगातार कल्टीवेशन करना चाहिए और उसके साथ साथ ग्राइंड भी करना चाहिए ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो पाऊँ। और फिर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने कार्ड को देखकर रो रहा होता है और कह रहा होता है मेरे 10,000 पॉइंट, मैंने अपने इतने सारे पॉइंट खर्च करने के बाद सिर्फ एक लो रैंक फायर एट्रीब्यूट ही ले पाया और ना ही मेरी कल्टीवेशन रैंक हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच पाई, इसीलिए मेरे पॉइंट लगभग वेस्ट से हो गए हैं। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है तुम्हें इतने ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ग्राइंडिंग के वक्त रैंक 3 टेक्निक पॉइंट स्टार स्वार्ड टेक्निक भी पा ली है, इसीलिए तुम्हारी पहले वाली इंटरमीडिएट स्वार्ड टैलेंट और इस स्वार्ड टैलेंट की मदद से तुम्हारी स्वार्ड टैलेंट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाएगा और इसकी मदद से तुम आराम से एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकते हो। तो फैंग वहां से बाहर निकलते हुए कहने लगता है लेकिन मुझे अभी तक ये भी नहीं पता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए मुझे अपने स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक मिशन को ले लेना चाहिए और चेक करना चाहिए कि मैं आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर हम देखते हैं कि फैंग एक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ होता है जहाँ पे एक रैंक 6 के फेरेक्वेस बीस्ट सैबर टूथ को मारने का मिशन लिखा हुआ होता है और उसकी डिफिकल्टी ब्लैक रैंक की होती है। तो फैंग उस मिशन को देखते हुए कहने लगता है मुझे इस बार इस ब्लैक रैंक के मिशन को लेना चाहिए और वहां पर जाकर मैं
इस मिशन के साथ साथ कुछ और भी फ्रैक्वेस बीस्ट को मारकर उनके मिनरल्स को ले पाऊंगा। और वैसे भी सैबर टूथ टाइगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है और वो लगभग एक पीक रैंक के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर की पावर रखता है, इसीलिए उसके मिनरल्स की कीमत भी बहुत ही ज्यादा होगी। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें नाइट स्नो फॉरेस्ट के कोर जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई फाइट कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि फैंग अपनी पावर की मदद से वहां पर फ्रैक्वेस बीस्ट को मार रहा होता है। और फिर एक बीस्ट को मारते हुए कहने लगता है, आखिरकार मैं इतनी ज्यादा पावर तो गेन कर ही पाया हूँ कि मैं भी यहाँ पे कोर जोन के अंदर फ्रीली घूम सकता हूँ और अब मुझे ये देखना है कि आखिरकार मुझसे टकराने की कौन हिम्मत करता है। फिर फैंग जल्दी से अपने मारे हुए फ्रैक्वेस बीस्ट के हिस्सों को काटकर जल्दी से अपने बैग के अंदर भरने लगता है और कहने लगता है, मिस मिरर क्या यहाँ पर कोई स्पेस बैग या स्पेस रिंग जैसी चीज नहीं होती है क्या? तो मिस मिरर बताने लगती है, ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं जो कि एरे मास्टर जिन्होंने स्पेस एरे को रिसर्च किया है उनके द्वारा बनाई जाती है। वैसे तो ये स्पेस एट्रीब्यूट टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, पर कुछ जीनियस लोगों के पास ऐसा ही रेयर टैलेंट भी होता है जिनकी मदद से वो ऐसी स्पेस रिंग को बना सकते हैं। तो ये सुनते हुए फैंग वहां से निकलते हुए कहने लगता है, ये मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा अगर मुझे कोई ऐसा स्पेस एट्रीब्यूट टैलेंट वाला बंदा मिल गया है तो मैं उसे ग्राइंड करके उससे वो टैलेंट ले सकता हूँ। तभी फैंग को वहां पे कुछ महसूस होता है तो एक तरफ मुड़कर देखने लगता है और वो कहने लगता है, इधर से तो बहुत ही ज्यादा तेज युआन एनर्जी की वेव्स निकल रही हैं, मुझे वहां जाकर चेक करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने बैग को झाड़ियों के अंदर छिपाने लगता है और फिर वहां से निकलते हुए कहने लगता है, मुझे वहां पर जल्दी से पहुंचना होगा, हो सकता है वहां पर कुछ ऐसी चीजें हों जो कि मैं लूट कर और ज्यादा ताकतवर बन पाऊं। और फिर हम देखते हैं कि फैंग बड़ी स्पीड से एक पेड़ की डाली के ऊपर खड़ा होकर देखने लगता है कि नीचे बहुत सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर फैंग कहने लगता है, आखिरकार ये लोग इतनी ज्यादा झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इनकी फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है कि इनके आसपास के पेड़ भी कटकर जमीन पर गिर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा जंगल ही खत्म होने वाला है। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, ये लोग जब तक फाइट करेंगे जब तक कि इनमें से कोई एक ना बच जाए और जो जीतेगा उसे ये फ्रूट मिलने वाला है। तो ये देखकर फैंग कहने लगता है, तो ये तो पक्का ही है कि ये फ्रूट किसी टाइप का ट्रेजर होगा जिसके लिए इतने ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं। तो मिस मिरर कहने लगती है, इस फ्रूट को एग्लोमेरेशन फ्रूट कहा जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल कैपेबिलिटी बहुत ही स्पीड से बूस्ट हो जाती है और अगर तुमने यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्रूट को खा लिया तो तुम्हारे गो ट्रेन टेक्निक उसकी कंप्लीट स्टेज तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए तुम्हें कोई भी कल्टीवेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और खुश होकर कहने लगता है, क्या सच में ये इतनी ज्यादा अच्छी चीज है कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो फैंग की ऐसी बात सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, क्या तुम्हें पता भी है कि वहां पर हजारों में मार्शल आर्टिस्ट अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं ताकि वो उस फ्रूट को पा सकें। यहाँ तक कि यहाँ पे कोई पीक रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी उनसे आराम से उस फ्रूट को नहीं छीन सकता। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है, क्या तुम भूल गई कि मेरे पास डार्क एट्रीब्यूट टैलेंट भी है? और फिर हम देखते हैं कि फैंग जल्दी से अपने चेहरे पर एक पट्टी बांधने लगता है और कहने लगता है, वैसे तो मुझे वहां पे कोई भी नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मुझे अपने चेहरे पर इस पट्टी को बांध लेना चाहिए। और वैसे भी एक चोर और एक असैसिन लगभग सेम से होते हैं जो कि अपना चेहरा छुपाकर गायब होकर चोरी करते हैं या फिर किसी को खत्म करते हैं। फिर फैंग जल्दी से अपने डार्क एट्रीब्यूट टैलेंट को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने साल्थ मोड में चला जाता है और फिर वो ऊपर से जल्दी से उन फाइटर्स के बीच में कूद जाता है। और जब फैंग आगे बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि जो लोग फाइट कर रहे हैं उनके वार उसको भी हिट कर सकते हैं, इसीलिए वो जल्दी से उनके वारों को डोज कर रहा होता है। और फिर वो देखता है कि एक बंदा अपनी लॉन्ग रेंज स्किल अटैक की मदद से वार कर रहा होता है। तो फैंग जल्दी से उछलकर उसके उस वार को भी डोज कर लेता है और फिर फैंग जल्दी से एक फाइटर के सर के ऊपर हाथ रखकर वहां से एक ऊंची छलांग लगाता है, जिसकी मदद से वो उस फ्रूट वाले पेड़ के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है और कहने लगता है, अब ये फ्रूट सिर्फ मेरा है। और हम देखते हैं कि फैंग उस फ्रूट को आराम से उस पेड़ से तोड़ लेता है और उस पेड़ से उस फ्रूट के टूटते ही वहां पर एक बहुत ही ज्यादा शांति सी फैल जाती है। और जब फैंग मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वहां पे खड़े हुए सारे फाइटर गुस्से से उसकी ओर देख रहे होते हैं और उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क युआन एनर्जी निकल रही होती है। तो फैंग कहने लगता है, इनके तो किल इंटेंट बहुत ही ज्यादा है, ये तो बस मुझे अभी खत्म करने वाले हैं। तो ये देखकर मिस मिरर भी फैंग से कहने लगती है, फैंग यून जल्दी से यहाँ से भागो।
पर फैंग जल्दी से अपने उस फ्रूट को फेंकते हुए कहने लगता है प्लान बी, और हम देखते हैं कि वो फ्रूट एक और दूसरे आदमी के हाथ में चला जाता है। तो फैंग जल्दी से मिस मिरर से कहने लगता है तुम्हें जल्दी से इस बंदे को प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये सुनकर मिस मिरर भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और हम देखते हैं कि वो फ्रूट हाइट पर चला जाता है और लोग उसको पाने के लिए बहुत ही तेज फाइट कर रहे होते हैं। तो फैंग दूसरे बंदे के पास उस फ्रूट को देखकर कहने लगता है नहीं नहीं, इस बंदे को प्रोजेक्ट करो। तो ये सुनकर मिस मिरर भी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहने लगती है आखिरकार तुम चाहते क्या हो, मैं किसे प्रोजेक्ट करूं। और हम देखते हैं कि जब वो बंदा उस फ्रूट को अपने हाथ में लेने ही वाला होता है तभी वहां पर एक रस्सी आ जाती है और वो रस्सी उस फ्रूट को बांधकर अपनी दूसरी ओर खींचने लगती है, लेकिन तभी वहां पे एक स्वाड आकर उस रस्सी को भी काट देती है। तो ये देखते हुए फैंग मिस मिरर से कहने लगता है तुम जिसे चाहो उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पास वो फ्रूट होना चाहिए, मैं बाद में उससे ग्राइंड कर लूंगा। तो मिस मिरर कहने लगती है लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि वो फ्रूट उससे पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, इसीलिए तुम्हें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो मिस मिरर की ऐसी बात सुनकर फैंग गुस्से में आ जाता है और वो अपनी क्यूआई एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है डैम इट, मुझे ही अपनी पूरी पावर को यूज कर उस फ्रूट को लेना होगा। और हम देखते हैं कि फैंग बड़ी स्पीड से उन लोगों के बीच से गुजरता हुआ उस फ्रूट को अपने हाथ में ले लेता है और उन लोगों से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो सारे लोग फैंग पर अटैक करने आ रहे होते हैं। तो फैंग जल्दी से अपनी मार्शल रैंक 3 टेक्निक पॉइंट स्टार स्वाड टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से उसकी स्वाड के अंदर से बहुत सारे पॉइंट स्टार बाहर निकलने लगते हैं और वो उन फाइटर्स को लगने लगते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों को घायल कर देता है। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।